नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, कुछ इंपॉर्टेंस न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जिसके चलते कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ अप मूवमेंट और कुछ डाउन मूवमेंट तो देखने को मिलेगा इस न्यूज़ के बाद। तो कौन सा वो न्यूज़ है और कौन सा वो अपडेट है जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैं पहले ही बहुत पहले से एक एंटर ले चुका हूँ एज ए स्विंग बेसिस में, और एज ए लॉन्ग टर्म के बेसिस में भी मेरा इस पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली इस कंपनी का होल्डिंग है। हाँ, लार्ज कैप कैटेगरीज के हिसाब से मुझे कुछ कंपनीज के ऊपर मैं निवेश जरूर करके रखा हूँ। देखिए, मैं हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि कुछ रिस्की स्टॉक के ऊपर भी निवेश करना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ कुछ लार्ज कैप पोटेंशियल स्टॉक के ऊपर भी निवेश करना चाहिए। इसमें होगा क्या, आपका पोर्टफोलियो में जो जो टेंशन वाला जो काम है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरीज कंपनी आपको डुबाएगा नहीं, और स्मॉल कैप टाइप कंपनी अगर चल गया तो वो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देंगे, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड करके रखा गया है। और उसके साथ साथ हर स्टॉक के ऊपर एक मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट करके काम किया गया है। तो ऐसे बैंक के ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में मैंने कहाँ पे टेल लिया, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, और हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, और इस लेवल को वो रेंज को रिटेस्ट किया 200 डेज ईएमए को। उसके बाद देखिए वापस बाउंस बैक जो किए, फाइनली वो टारगेट का अचीव किया, ऑलमोस्ट फाइनली टारगेट का अचीव किया, और जो टारगेट निकल के आया वो करीबन 16 साढ़े 16% के आसपास। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर इतने दिनों तक आप होल्ड करने के बाद सिर्फ आपको 16% का रिटर्न मिला, तो इसमें क्या फायदा होगा। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी आईसीआईसीआई बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया की लीडिंग कंपनी है, और कंपनी टारगेट कितने दिनों में दिया, 233 डेज। तो 233 डेज मतलब क्या है, कितने मंथ हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 8 मंथ के आसपास। तो 8 मंथ के 7.5 से 8 मंथ के आसपास कंपनी के यहाँ पे रिटर्न मिले 16%। तो देखिए, 12 मंथ्स में हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर 15% एवरेज रिटर्न मिले तो बड़ी बात होगा। तो इसी तरीके से अगर कंपनीज के ऊपर 16-17% रिटर्न मिल जाए तो उससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। हाँ, जो मल्टीबैगर के लिए सोच रहे हैं वो कंपनी, अभी इस कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कंपनी का मार्केट के बाद छोटा मोटा नहीं है। 7,67,000 करोड़ के आसपास मार्केट का बन चुके हैं। तो इसमें अगर मल्टीबैगर रिटर्न देना है तो बहुत बड़ा बनना चाहिए। अगर डबल भी चाहिए तो ऑलमोस्ट इसको 16 से 7 से 14 लाख करोड़ बनना चाहिए, तब इस कंपनी आपको फंड को डबल कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी आईसीआईसीआई बैंक ऑब्वियसली एक शानदार कंपनी है, और वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते में भी है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक का जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ अभी भी स्टार्टिंग नहीं हुआ। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फोकस रखिए। और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैंने ट्रेड जो लिया उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो एक अलग लेवल का देखने को मिला, क्योंकि पिछले बार 31,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार 40,000 करोड़ का सेल्स हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी मिटाया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ से 11,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। उसके साथ साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको चेक करेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कुछ अलग लेवल का रिजर्व का ग्रोथ होता देखने को मिला। बोरिंग्स भी देखा जाए तो कंपनी के कर्जा लगातार बढ़ते चले गए, करीबन 13 लाख, ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ का कंपनी कर्जा उठाया। देखिए, कर्जा उठाने का जो मेन मकसद है कि कंपनी की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो अगर ज़्यादा हो तो कंपनी ग्रोथ ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे रिजर्व कितना है, 2,13,000 करोड़, और टोटल कर्जा कितना है, मतलब बोरिंग्स कितना है, 13 लाख, करीबन 14 लाख करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर 16 लाख करोड़ के टोटल लैंडिंग कैपेसिटी है। मतलब इस पैसे को जब कंपनी इन्वेस्टमेंट मतलब एज ए लोन देंगे दूसरों को, और उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलेगा वही कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो शेयर मतलब मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो बैंक एडवांस के ऊपर मार्केट शेयर कितना 7.70 है। बैंक डिपॉजिट के ऊपर 6.81% मार्केट शेयर है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर कंपनी 17.96% का ग्रोथ है, और उसके साथ साथ डेबिट कार्ड के ऊपर 5.61%। देखिए, 7.96% का जो मोनोपोली कंपनी ने क्रिएट किया है और क्रेडिट कार्ड के ऊपर, अगर आरबीआई ने जो 1 साल के, हाँ, 1 डेढ़ साल तक जो सॉरी 3 साल तक जो एचडीएफसी बैंक को जो क्रेडिट कार्ड रीइश्यू करने का जो नोटिस जारी किया था, रीइश्यू ना करने का नोटिस जारी किया था, मतलब बैन किया गया था क्रेडिट कार्ड को एचडीएफसी बैंक के तरफ से, तब इस टाइम में आईसीआईसीआई बैंक और
एक्सिस बैंक, उसके साथ-साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों कंपनी ने धमाका कर दिया क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्योंकि एक बड़ा एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड के ऊपर काम कर रहा था, तो एक अलग लेवल का ग्रोथ उसके ऊपर देखने को मिला था। मगर आरबीआई एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगा दिया, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक को मिला। तो इसका मतलब पहले से ही कस्टमर बन चुके हैं, तो उस कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट तो वो दे ही रहा है, उसके साथ-साथ उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट बैंक कमा रहा है। देखिए क्रेडिट कार्ड से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 95% लोग क्रेडिट कार्ड से वो ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड है तो मैं कभी भी कुछ भी खरीदारी कर सकता हूँ, मगर आप वो ये नहीं सोच रहे कि उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप समझदार हैं, समझदारी से काम करिएगा। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी वो रुकेगा। तो यहाँ पे फाइनली वो एक होल्डिंग पीरियड में है। तो इस होल्डिंग पीरियड के बाद एक ब्रेकआउट करेगा, तो एक फिर से एक एंटी लेवल मैं ज़रूर यहाँ पे सोचूँगा। तो जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों से एक रेंज में ढूँढ रहा था, और मुझे लग रहा है वो रेंज अभी धीरे-धीरे करके क्रिएट होता जा रहा है। क्योंकि जब इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ था और नीचे जब आया, ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से एक सपोर्ट लिया, फिर से एक रेजिस्टेंस में गया। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के खेल चल रहा है। तो फिर से देखिए यहाँ पे जब भी सपोर्ट को टच किया, तब मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ से रिवर्स करेगा और रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो देखिए अगर पैटर्न ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, बार बार वो एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहा, और इस रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद अगर रीटेस्ट करके फिर से कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखे हाई वॉल्यूम के साथ, तो मैं फिर से यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि बीएससी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही ट्रस्ट करता हूँ, और बीएससी के ऊपर सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके चलते मुझे लग रहा है बीएससी के ऊपर और भी एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए, बीएससी टू लॉन्च ऑप्शन ऑन डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल एंड ब्रांड क्रूड ऑयल, और वो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप ब्रांड क्रूड ऑयल और साथ ही साथ डब्ल्यूटीआई जो क्रूड ऑयल है वो उसको बीएससी के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं, डीलिंग्स कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि जितने सेगमेंट कंपनी एडिंग करेंगे तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ट्रेड होगा तो उसी का फायदा मिलेगा। देखिए आज एनएससी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो एनएससी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है एज ए ट्रेडिंग के पर्पस में। ऑप्शन फीचर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एनएससी के ऊपर होता है, तो उसमें बीएससी का थोड़ा सा यहाँ पे घाटा देखने को मिल जाता है। तो बीएससी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो डेरिवेटिव्स के ऊपर काम कर, मतलब काम बहुत तेजी से करेंगे। तो उसके लिए देखिए ब्रांड क्रूड ऑयल, उसके साथ ईटीआई जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए वो भी यहाँ पे डिटेल्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बीएससी भी अभी धीरे धीरे करके खुद को बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और बीएससी भी इस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में रखे हैं, तो उस बेसिस में मुझे लग रहा है कि बीएससी आगे बढ़ने का दम और पोटेंशियल जरूर रखते हैं। क्योंकि एशिया का सबसे पुराना और ट्रस्टेड एक्सचेंज है। क्योंकि इंडिया में अगर एक्सचेंज के बारे में बात करूँ, बीएससी सबसे पुराना ये तो है ही, साथ ही साथ सिर्फ बीएससी इंडिया के नहीं, ऑल ओवर एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है। ये भी आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ मैं बीएससी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। क्योंकि कंपनी लगातार सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया, और नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से 59 बना, उसके बाद 48 बना, उसके बाद 106 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला, बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेहतरीन आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ। अभी टेक्निकली बेसिस में बात करूँ तो अभी जब तक ब्रेकआउट मुझे कंफर्मेशन ना मिले, जब तक कोई रेंज ना बने, मतलब कोई स्ट्रांगली कोई कैंडल मुझे ना दिखे, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी इस कंपनी के ऊपर वेट कर रहा हूँ। कोई डिसीजन बने, कोई पैटर्न्स बने तो मैं जरूर कुछ डिसीजन यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। और देखिए मेरे तरफ से सारी चीज़ जो शेयर किया जा रहा है वो एज एजुकेशन पर्पस में है। मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है कि मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के बारे में जितनी बार मैं चर्चा करूँ, एक ही बात कहूंगा कि आप संभल कर काम करिएगा। क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट जिस तरीके से गिर रहा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 240 से लेकर 220 लेवल तक, ये रेंज याद रखना, इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। क्यों मैं बार बार यही लेवल में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से इस चीज़ों को
समझ नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ये जो रेंज है यहाँ पे देखिए 246 ये जो लेवल है, ये फास्ट सपोर्ट इसका बनेगा, और दूसरा जो सपोर्ट बनेगा वो स्ट्रांगली सपोर्ट है 220। अगर इस दोनों लेवल को टच करके यहाँ से अगर रिवर्सल करे तो बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक 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 डाउन कर दिया तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है राजेश एक्सपोर्ट का तो हालत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई लेवल, बहुत नीचे लेवल में आपको देखने को मिलेगा। अराउंड जो लेवल निकल के आएगा करीबन करीबन 116 रुपीज़। तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, क्योंकि कंपनी के सेल्स अच्छा होने के बाद भी नेट प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। आज तक की सबसे कम नेट प्रॉफिट देखने को मिला, और जिसके चलते राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। बाकी जब से मैंने इस कंपनी के ऊपर आपको वीडियो बना रहा हूँ, इस हायर लेवल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब से लेकर देखिए किस तरीके से गिरावट है। मैं बार बार एक ही चीज़ मैं आपको बोलते चले जा रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर संभल कर काम करिए, सारी चीज़ों को सोच कर काम करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि हाँ कंपनी इतना बड़ा फॉल हो गया कि मैं एंट्री ले लूँ। हाँ, आप एंट्री लेने के लिए जरूर सोच सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कंपनी के ऊपर कुछ लेवल्स तो चाहिए, कुछ को मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छा होना चाहिए, तब कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो वो अलग बात है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।